हेलो फ्रेंड्स। जो हमारे छत्तीसगढ़ के आर्थिक सर्वेक्षण की वीडियो क्लास चल रही थी, उसमें आज हम अगला टॉपिक आर्थिक सर्वेक्षण का देखेंगे। वो है विद्युत एवं आधारभूत संरचना। एक्चुअल में हमको आज की क्लास में खनिज वाले टॉपिक को पढ़ना था, खनिज वाले आर्थिक सर्वेक्षण के चैप्टर को पढ़ना था, लेकिन उसका नोट्स अभी पूरा प्रिपेयर नहीं हुआ था, वो कर रहा था मैं। इसलिए आपको पहले मैं विद्युत वाला चैप्टर पढ़ा दे रहा हूँ, उसके बाद मैं आपको खनिज वाला चैप्टर भी पढ़ा दूंगा। तो यहां से भी आपके क्वेश्चन बनते हैं कि छत्तीसगढ़ को कौन सा राष्ट्रीय पुरस्कार मिला है विद्युत के क्षेत्र में, छत्तीसगढ़ की विद्युत उत्पादन क्षमता कितनी, ये सब क्वेश्चन यहां से बनते हैं। एकल बत्ती कनेक्शन में कितनी यूनिट बिजली मुफ्त में दी जाती है, या हाफ बिजली बिल योजना कब से आई है, ये सब क्वेश्चन यहां से बन सकते हैं। तो चलिए इसको पढ़ते हैं। सबसे पहले अगर हम देखें तो यहां पर लिखा है कि राज्य की स्वयं की विद्युत उत्पादन की कुल क्षमता राज्य गठन के समय, यानी जो हमारे छत्तीसगढ़ राज्य की जो विद्युत उत्पादन कंपनी है, उसके द्वारा उत्पादित बिजली या विद्युत की क्षमता कितनी थी नवंबर 2000 में, यानी राज्य गठन के समय 1360 मेगावाट थी। 1360 मेगावाट थी, जो 21 वर्षों में बढ़कर अक्टूबर 2021 में ये 2984.70 मेगावाट हो गई है, यानी 2984.70 मेगावाट हो गई है। इस प्रकार कितनी वृद्धि हुई है 119% की। इसको टेबल से समझ लेते हैं, देखिए राज्य गठन के समय जो छत्तीसगढ़ की विद्युत उत्पादन क्षमता थी वो 1360 मेगावाट थी, 1360 मेगावाट थी। यानी इसमें ताप विद्युत भी शामिल है, जल विद्युत भी शामिल है। टोटल कितनी थी 1360 मेगावाट, जो अक्टूबर 2021 में बढ़कर 2984.70 मेगावाट हो गई है। ताप विद्युत और जल विद्युत सबको मिलाकर टोटल 2984.70 मेगावाट हो गई है। वृद्धि कितनी हुई है 119% की। बेहद इंपॉर्टेंट डेटा है। कितनी वृद्धि हुई, यानी राज्य गठन हुआ तो 1360 था, अभी 2984.70 मेगावाट हो गया है। तो ये वृद्धि कितनी हुई है 119% की। ये डेटा बेहद इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, 119% की वृद्धि हुई है। चलिए अब हम यहां पर देखते हैं कि जीएसडीपी में विद्युत गैस और जलापूर्ति क्षेत्र की हिस्सेदारी कितने प्रतिशत है। तो अगर मैं बात करूं 2021-22 में कितने प्रतिशत आपका जीएसडीपी में अनुमानित है विद्युत गैस एवं जलापूर्ति क्षेत्र का, 9.77%। यानी टोटल हमारा जीएसडीपी जितना है उसका 9% हमको विद्युत गैस जलापूर्ति क्षेत्र से मिलना अनुमानित है। वृद्धि कितनी है 9.01% की वृद्धि है। पिछले वर्ष के मुकाबले कितनी वृद्धि अनुमानित है 9.01% की वृद्धि अनुमानित है। चलिए अब यहां पर और क्या आपको पढ़ना रहता है कि कब इसकी वृद्धि दर ऋणात्मक रही है। तो देखिए कब वृद्धि दर ऋणात्मक रही है 2020-21 में। देखिए वृद्धि दर ऋणात्मक कब रही है -1.76%। ये कब रही है 2020-21 में। सबसे ज्यादा वृद्धि दर कब रही है तो देखिए 2015-16 में सबसे ज्यादा वृद्धि दर है। 2015-16 में सबसे ज्यादा वृद्धि दर है। विद्युत क्षेत्र की हिस्सेदारी जीएसडीपी में कब सर्वाधिक रही है तो देख लीजिए कब सर्वाधिक रही है 2019-20 में सर्वाधिक रही है। 10.01% आपका हिस्सेदारी रही है जीएसडीपी में, 2019-20 में सर्वाधिक है। मिनिमम कब रही है तो मिनिमम देख लीजिए, ये आपका कितना योगदान 8.03% का योगदान 2015-16 में। तो आपसे ये इतने क्वेश्चन पूछ सकता है जैसे कि 2021-22 में विद्युत गैस एवं जलापूर्ति क्षेत्र की हिस्सेदारी कितने प्रतिशत अनुमानित है 9.77, वृद्धि दर 9.01। कब वृद्धि दर ऋणात्मक रही 2020-21 में। कब वृद्धि दर पॉजिटिव रही 2000 मतलब मैक्सिमम रही 2015-16 में। कब जीएसडीपी में विद्युत गैस एवं जलापूर्ति क्षेत्र की हिस्सेदारी सबसे कम सबसे कब रही 2015-16 में। मैक्सिमम कब रही 2019-20 में 10.01। अभी वर्तमान में 2021-22 में कितना अनुमानित है 9.77% इसका हिस्सेदारी जीएसडीपी में अनुमानित है विद्युत गैस एवं जलापूर्ति क्षेत्र का। अगर यहां पर अगर हम देखें कि जीएसडीपी में रुपयों के हिसाब से, पैसों के हिसाब से विद्युत एवं गैस जलापूर्ति क्षेत्र का प्रवृत्ति किस तरीके की रही है, तो यहां पर देख लेते हैं प्रवृत्ति किस तरीके की रही है। तो देखिए 15-16 में इतना था, यहां से ये बढ़ रहा है, फिर बढ़ रहा है, फिर बढ़ रहा है,
फिर बढ़ रहा है, लेकिन यहां पर घट रहा है। देखिए लगातार बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, फिर घट रहा है, फिर बढ़ रहा है। तो ऐसी प्रवृत्ति को हम क्या बोलते हैं? उतार चढ़ाव वाली प्रवृत्ति। क्योंकि 2000 आप देखिए 19-20 में जितना पैसा आया था, 2020-21 में पैसे कम हुए हैं। तो आप ये बोल सकते हो कि ये प्रवृत्ति किस तरीके की रही है? उतार चढ़ाव वाली रही है। अगर 15-16 से 19-20 तक पूछे तो बढ़ने की प्रवृत्ति रही है, लेकिन 15-16 से 21-22 तक का पूछे तो उतार चढ़ाव वाली रही है, क्योंकि देखिए यहां पर ये घट रही है। क्लियर है? तो आप देख सकते हैं 2020-21 में पैसे कम हो रहे हैं, तो ये देखिए यहां पर वृद्धि दर भी ऋणात्मक आई है। देख लीजिए वृद्धि दर भी ऋणात्मक आई है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम देखते हैं कि कौन जो हमारे विद्युत उत्पादन हो रहा है, ताप विद्युत से कितना उत्पादन हो रहा है, जल विद्युत से कितना उत्पादन हो रहा है, और सह उत्पादन कितना हो रहा है वो देख लेते हैं। ताप विद्युत यानी कोयले से जो बिजली उत्पादन होता है, जल विद्युत पानी से हो रहा है। चलिए ताप विद्युत देख लेते हैं। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ताप विद्युत गृह, जिसे कि कोरबा पूर्व के नाम से जाना जाता है। श्यामा प्रसाद मुखर्जी ताप विद्युत गृह, जिसे कोरबा पूर्व के नाम से जाना जाता है, यहां पर 250 मेगावाट की 2 यूनिट है। तो टोटल आपका विद्युत उत्पादन 500 मेगावाट का है। ये स्थापित कब हुआ? 2007 में। यानी ये कोरबा पूर्व जो आपका ताप विद्युत गृह है, 2007 से यहां पर विद्युत उत्पादन हो रहा है। तो टोटल कितना है? 500 मेगावाट। अब देखिए हसदेव ताप विद्युत गृह कोरबा पश्चिम, जो वर्तमान में बंद है। हसदेव ताप विद्युत गृह कोरबा पश्चिम, जो कि इकोनॉमिक सर्वे के डेटा हिसाब से यह बंद है 1983-86। 1983 में बनना चालू हुआ, 86 में जाकर ये बनकर तैयार हुआ था। तब से इसका अभी जो है वर्तमान में कोई विद्युत उत्पादन नहीं हो रहा इकोनॉमिक सर्वे के डेटा के हिसाब से। कोरबा पश्चिम विस्तार संयंत्र, अब जो हसदेव ताप विद्युत गृह था कोरबा पश्चिम में, उसका और विस्तार करके और विद्युत संयंत्र वहां पर स्थापित किया गया, जहां पर आप देखेंगे एक यूनिट है 500 मेगावाट की 2013 से। एक यूनिट है 500 मेगावाट की, यानी टोटल विद्युत उत्पादन 500 मेगावाट हो रहा है कोरबा पश्चिम विस्तार में। अटल बिहारी वाजपेयी ताप विद्युत गृह मड़वा जांजगीर चांपा, तो सबसे इंपॉर्टेंट है, पेपर में क्या पूछा जाता है? मड़वा जांजगीर चांपा में जो विद्युत गृह उस किसके नाम पर है? अटल बिहारी वाजपेयी। यहां पर 2 यूनिट है 500 मेगावाट की, तो टोटल 1000 मेगावाट का विद्युत उत्पादन हो रहा है 2016 से। तो पेपर में और क्या से क्वेश्चन बन सकता है? इनमें से आपको ताप विद्युत को उत्पादन कहां सर्वाधिक हो रहा है, कौन से आपके विद्युत गृह में सर्वाधिक हो रहा है? तो देखिए अटल बिहारी वाजपेयी मड़वा जांजगीर चांपा जो विद्युत गृह, वहां पे 1000 मेगावाट का उत्पादन हो रहा है, बाकी जगह यहां पर 500, यहां पर 500 हो रहा है। ठीक है, तो टोटल यहां पर देखिए आपका, वैसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, एक चीज मैं आपको ये बता दे रहा हूं कि टोटल 2840 यहां पर मेगावाट लिखा है। टोटल 2840 यहां पर मेगावाट लिखा हुआ है। यानी अगर आप इसको गिनेंगे 1000 मेगावाट ये हो गया, 500 ये तो टोटल 2000 ही हो रहा है। ये तो टोटल 2000 ही मेगावाट हो रहा है। तो बचे हुए 840 मेगावाट कहां गए? बचे हुए 840 मेगावाट तो दिख ही नहीं रहे। तो याद रखिए ये 840 मेगावाट, 840 मेगावाट किसका है? खसदेव ताप विद्युत गृह कोरबा पश्चिम का है। जब इकोनॉमिक सर्वे छप रहा था तब ये बंद था, लेकिन वर्तमान में चालू हो गया था। वो कुछ समय के लिए मेंटेनेंस के लिए बंद किया गया था, इसलिए इकोनॉमिक सर्वे में वो डेटा नहीं दिया था। तो याद रखिएगा 840 मेगावाट, 840 मेगावाट, यहां पर 210 मेगावाट की 4 यूनिट है। तो 210 मेगावाट की 4 यूनिट है, तो 840 मेगावाट किसका है? हसदेव ताप विद्युत गृह कोरबा पश्चिम का है। तो टोटल अगर आप देखेंगे 2840 मेगावाट हमारा ताप विद्युत से जनरेट होता है। अगर हम देखेंगे जल विद्युत गृह, तो जल विद्युत गृह मिनी माता हसदेव बांगो जल विद्युत गृह, आपको पता है हसदेव नदी पर है। यहां पर 40 मेगावाट की 3 यूनिट है, तो टोटल 120 मेगावाट जल विद्युत उत्पादन होता है। 1994-95 में यह स्टार्ट हुआ है। गंगरेल धमतरी में जल विद्युत गृह, गंगरेल जल विद्युत गृह महानदी में 4 यूनिट है 2.5 मेगावाट की, 4 यूनिट है 2.5 मेगावाट की, तो 4 इंटू 2.5 करेंगे तो टोटल 10 मेगावाट उत्पादन हो रहा है 2004 से। जल विद्युत गृह सीकासार, सीकासार जल विद्युत गृह गरियाबंद पैरी नदी में, तो पैरी नदी में यहां पर 2 यूनिट है 3.5 मेगावाट की, तो टोटल 7 मेगावाट जल विद्युत उत्पादन हो रहा है।
सेम लघु जल विद्युत गृह कोरबा पश्चिम में स्थित है, हसदेव नदी पर स्थित है, 2 यूनिट है 0.85 मेगावाट की, तो टोटल 1.70 मेगावाट का उत्पादन हो रहा है। तो अगर मैं सबको टोटल कर दूं, ये 2003-9 में इसका प्रचालन, 1 यूनिट 2003 में चालू हुई, 1 यूनिट 2009 में चालू हुई, तो टोटल जल विद्युत गृह से जो जल विद्युत उत्पादन हो रहा है वो 138.70 मेगावाट का हो रहा है। अब देखिए अन्य में है भोरमदेव सह उत्पादन कबीरधाम। तो भोरमदेव में जो विद्युत उत्पादन किया जा रहा है वो धान की भूसी से, गन्ने के जो छिलके होते हैं उससे विद्युत उत्पादन होता है वहां पर। तो वहां पर 6 मेगावाट 6 मेगावाट की एक यूनिट है, टोटल 6 मेगावाट विद्युत उत्पादन हो रहा है 2006 से। तो टोटल विद्युत उत्पादन यानी 2840, 138.70 और 6 मेगावाट को जोड़ देंगे तो 2984.70 मेगावाट विद्युत उत्पादन आता है, जो वर्तमान में छत्तीसगढ़ के स्वयं का विद्युत उत्पादन है राज्य का 2984.70 मेगावाट है। तो ये डेटा याद रखेगा, कभी कभी पेपर में पूछ दिए जाते हैं। चलिए अब देखते हैं, देखिए जैसे छत्तीसगढ़ स्टेट में विद्युत उत्पादन हो रहा है वैसे ही भी तो अन्य राज्य के भी तो जो विद्युत उत्पादन हो ही रहा है। तो यहां पर आपका राष्ट्रीय उपलब्धि में क्या है, जो केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण नई दिल्ली में है वो स्टेट में देख रहे हैं कि कौन से स्टेट में कितना विद्युत उत्पादन हो रहा है, उस हिसाब से स्टेट सेक्टर के हिसाब से विद्युत उत्पादन में राज्यों को आप बोल लीजिए पुरस्कार देते हैं। तो अगर मैं देखूं तो 2020-21 में छत्तीसगढ़ का रैंक था तीसरा, यानी जो टोटल पूरे भारत में अलग अलग स्टेट में विद्युत उत्पादन हुआ उसमें छत्तीसगढ़ का रैंक था तीसरा। ठीक है, तो याद रखिएगा 2020-21 में तीसरा रैंक था छत्तीसगढ़ का विद्युत उत्पादन में पूरे देश में। अभी 2021-22 में फोर्थ रैंक है, 20-21 में तीसरा था, 21-22 में फोर्थ है। पेपर में जब आता है तो बेहद बड़ी कंफ्यूजन ये होता है कि कब तीसरा रहा कब चौथा रहा। तो इसको कैसे याद करेंगे, देखिए पीछे क्या है 21 में 2 + 1 करेंगे तीसरा रैंक आता है, यहां पर पीछे क्या है 22, 2 + 2 करेंगे चौथा रैंक आता है। तो इस तरीके से याद रखिएगा 20-21 में तीसरा था, 21-22 में चौथा था, 2 + 1 थर्ड, 2 + 4। क्लियर है। चलिए अगला पॉइंट देखते हैं, यहां पर इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है क्या चीज है कि देखिए अभी जो हमारा डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ताप विद्युत गृह कोरबा पूर्व है, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ताप विद्युत गृह कोरबा पूर्व में जो है वहां पर कोयले की सप्लाई कहां से की जा रही है, उसके लिए केंद्र सरकार ने परमिशन दी, क्योंकि कोयले की खान में खुदाई करना या खान से कोयला निकालने के लिए हमको कोयला मंत्रालय से परमिशन लेना पड़ता है। तो केंद्र सरकार से परमिशन मिली है कहां से, कि श्यामा प्रसाद मुखर्जी ताप विद्युत गृह को गारे पलमा खान, गारे पलमा खान कहां है, रायगढ़ में है। याद रखिएगा इंपॉर्टेंट है, गारे पलमा खान कहां पे है, रायगढ़ में है। और इस रायगढ़ की खान से इस आपके डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ताप विद्युत गृह कोरबा पूर्व को क्या किया जा रहा है, कोयले की सप्लाई की जा रही है ताप विद्युत के उत्पादन के लिए। कौन से फीडर से, साइडिंग से, रॉबर्टसन साइडिंग। अलग अलग जो खान है उसके अलग अलग नाम दिए गए हैं, तो रॉबर्टसन साइडिंग से यहां पर कोयल की सप्लाई की जा रही है डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ताप विद्युत गृह को। सेम चीज अब देखिए यहां पर जो डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ताप विद्युत गृह है और अटल बिहारी वाजपेयी ताप विद्युत गृह है, ये दोनों को जो गारे पेलमा माइंस है उसका घरघोड़ा साइडिंग से भी ये दोनों को कोयले की सप्लाई हो रही है। तो ये कहां से किसको सप्लाई हो रही है वो इंपॉर्टेंट नहीं है, हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट है, गारे पलमा जो खान है वो कहां स्थित है, रायगढ़ में स्थित है। किससे संबंधित है, कोल से यानी कोयले से संबंधित है, ये हमारा इंपॉर्टेंट है। क्लियर। अब हम देखते हैं कृषक जीवन ज्योति योजना, कृषक जीवन ज्योति योजना। तो देखिए कृषक जीवन ज्योति योजना 2 अक्टूबर 2009 को, कृषक जीवन ज्योति योजना 2 अक्टूबर 2009 को प्रारंभ की गई योजना है। इसमें क्या है, इस योजना का उद्देश्य क्या था, राज्य में जितने लघु व सीमांत किसान हैं, राज्य में जितने लघु व सीमांत किसान हैं जो कृषि पंप का प्रयोग करते हैं, जो कृषि पंप का प्रयोग करते हैं, कितना, या तो वो 3 हॉर्स पावर तक के कृषि पंप का प्रयोग करें या 3 हॉर्स पावर से 5 हॉर्स पावर तक के कृषि पंप का प्रयोग करें, या तो 3 हॉर्स पावर से कम कृषि पंप का प्रयोग करें या तो 3 से 5 हॉर्स पावर तक के कृषि पंप का प्रयोग कर रहे हैं। तो ऐसे किसानों को
बिजली मुफ्त देने के लिए खेतों में सिंचाई की जाती, कृषि पंप लगेगा, पानी आएगा तभी तो खेतों में सिंचाई होगी। तो यहां पर कृषि पंप चलाने के लिए भी तो बिजली की आवश्यकता है, तो उनके लिए ये योजना लाई गई कि लघु व सीमांत किसान अगर उनके कृषि पंप 3 हॉर्स पावर तक का है तो उनको 6000 यूनिट बिजली मुफ्त में दी जाएगी कृषि कार्य के लिए। और अगर उनका कृषि पंप 3 से ज्यादा और 5 हॉर्स पावर तक का कृषि पंप है तो उनको 7500 यूनिट बिजली मुफ्त में दी जाएगी। तो याद रखिएगा, 3 हॉर्स पावर तक के कृषि पंप के लिए 6000 यूनिट, और 3 हॉर्स पावर से ज्यादा और 5 हॉर्स पावर तक का कृषि पंप है तो 7500 यूनिट बिजली मुफ्त में दी जाती है कृषक जीवन ज्योति योजना के अंतर्गत। अब देखिए यहां पर नवंबर 2013 में इस योजना का पुनर्गठित किया गया और किसानों को एक ऑप्शन और दिया गया। और किसको दिया गया? लघु व सीमांत किसान को। और ये याद रखिएगा, ये जो कृषक समग्र जो कृषक जीवन ज्योति योजना है, इसके अंतर्गत अस्थायी कृषि पंपों के लिए ही बिजली मुफ्त में दी जाती है, 6000 यूनिट या 7500 यूनिट। यानी अस्थायी कृषि पंप के लिए कहने का मतलब यह है कि वहां पर किसान जो है वो परमानेंट कृषि कनेक्शन नहीं लिया हुआ है, केवल जब सिंचाई करने जाता है तब कृषि पंप से जो पानी चाहिए रहता है उसके लिए उस समय अस्थायी तौर पर बिजली कनेक्शन लेता है कृषि के लिए, तो उसको अस्थायी कृषि पंप के लिए बोलते हैं। तो याद रखिएगा, यहां पर कृषक जीवन ज्योति योजना के अंतर्गत अस्थायी कृषि पंपों के लिए ही क्या दिया जाता है? पानी सप्लाई यूनिट बिजली सप्लाई किया जाता है। अब देखें यहां पर नवंबर 2013 में इस योजना में एक और पॉइंट जोड़ा गया कि अगर किसान, देखिए यहां पर क्या है, 6000 यूनिट तक बिजली फ्री दी जाती, 6000 यूनिट से ज्यादा उपयोग हो गया तो जितना एक्स्ट्रा उपयोग होगा उतना किसानों को पर यूनिट के हिसाब से पैसा देना पड़ेगा। मान लेते हैं उनका 6500 यूनिट बिजली यूज हुआ तो 6000 यूनिट तो फ्री थी, जो बची 500 यूनिट है उसके लिए उनको क्या देना पड़ेगा? पर यूनिट के हिसाब से पैसे देने पड़ेंगे जो तय होता है। तो यहां पर किसानों को नवंबर 2013 में एक ऑप्शन दिया गया कि आप फ्लैट रेट पर बिजली ले लीजिए। फ्लैट रेट पर बिजली ले लीजिए, इसका मतलब है जैसे कि अगर मान लीजिए आपके पास 3 हॉर्स पावर तक का पंप है, मान लेते 3 एचपी का पंप है, तो आप क्या कीजिए, 100 रुपए पर एचपी प्रति माह पे कर दीजिए। 100 रुपए पर एचपी प्रति माह कैसे हुआ? यानी कि 3 एचपी का अगर पंप है तो 100 रुपए पर एचपी कितना हुआ? तो 100 रुपए पर एचपी के हिसाब से 3 एचपी का पंप है, यानी 300 रुपए प्रति माह आप पे कर दीजिए और अनलिमिटेड बिजली का प्रयोग कीजिए। 300 रुपए प्रति माह पे कीजिए और अनलिमिटेड बिजली का प्रयोग करें तो ये 6000 या 7500 वाली बाध्यता खत्म हो जाएगी। यानी या तो आप 6000 पर यूनिट के 6000 यूनिट तक बिजली मुफ्त पा लीजिए या 7500 यूनिट बिजली मुफ्त पा लीजिए 3 से 5 हॉर्स पावर तक का पंप के लिए, या अगर आप चाहते हैं तो आप पर एचपी के हिसाब से 100 रुपए पे कीजिए हर महीने और उस हिसाब से आप अनलिमिटेड बिजली प्रयोग कर। अगर आपके 3 एचपी का पंप है तो 300 रुपए दीजिए, 5 एचपी का तक का पंप है तो 500 रुपए दीजिए प्रति महीने और अनलिमिटेड बिजली का प्रयोग कीजिए। अब क्या हुआ, अगस्त 2018 में इस योजना को फिर से पुनर्गठित करके एक और ऑप्शन किसानों को दिया गया। अगस्त 2018 में इस योजना को पुनर्गठित करके या परिवर्तित करके फिर से किसानों को एक और ऑप्शन दिया गया और अब इस योजना को बढ़ा दिया गया। पहले क्या था, केवल लघु व सीमांत किसान के लिए योजना चल रही थी, लेकिन अगस्त 2018 में इस योजना का विस्तार राज्य के सभी किसानों के लिए कर दिया गया, चाहे वो लघु किसान हो, चाहे सीमांत हो, मध्यम किसान हो या वृहद किसान हो, सभी किसान अब इस योजना के लिए पात्र कर दिए गए। और क्या बोला गया कि अगर आपके पास कोई भी एचपी का पंप है, कितने भी एचपी का पंप है, सुनिए, अगर यहां पर क्या बोला गया कि अगर आपके पास मान लेते हैं 3 एचपी का एक पंप है, अगर आपके पास 3 एचपी का एक पंप है तो आप 300 रुपए प्रति माह दीजिए। अगर आपके पास 3 एचपी के 2 पंप है, अगर आपके पास 3 एचपी के 2 पंप हैं तो पहले पंप के लिए आप 100 रुपए प्रति माह दीजिए, दूसरे पंप के लिए 200 रुपए प्रति माह दीजिए। अगर आपके पास 3 एचपी के 3 पंप है, अगर आपके पास 3 एचपी के लिए 3 पंप है तो आप क्या कीजिए, पहले के लिए 100 रुपए प्रति माह दीजिए, दूसरे के लिए 200 रुपए और तीसरे के लिए 300 रुपए प्रति माह पे कर दीजिए। यानी अब जो एचपी की बाध्यता थी, अब जो एचपी की बाध्यता थी कि इतने अश्व शक्ति के ही, जैसे पहले क्या थी
3 हॉर्स पावर तक के पंप का देखिए, अगर आपके लघु या सीमांत किसान है तो आपका खेत का एरिया छोटा हो गया, तो वहां पर आपकी सीधी सी बात है, आपको ज्यादा पानी की तो आवश्यकता नहीं है, तो आप कम पावर वाला क्या कीजिए, पंप लेंगे। अब ये योजना सभी किसानों के लिए फैल दी, तो वृहद किसान भी आ गए, उनके तो बड़े बड़े खेत होते हैं, तो उनको ज्यादा पावर के पंप की आवश्यकता होगी। तो इसी के लिए यहां पर क्या किया गया, पहले जो थी केवल लघु व सीमांत किसान के लिए थी, अब जो बड़े किसान आ गए तो उनको और कृषि पंपों की आवश्यकता होगी। बड़े खेत होंगे तो 3-4 कृषि पंप लगेंगे ही। तो यहां पर क्या बोला गया कि पहले पंप अगर आपको कितने भी एचपी का हो 100 रुपए प्रति माह दीजिए। दूसरे पंप के लिए अगर एक किसान के पास 2 पंप है तो पहले के लिए 100 रुपए प्रति माह, सेकंड के लिए 200 रुपए प्रति माह प्रति एचपी दीजिए। यानी अगर 100 रुपए, याद रखिएगा पर एचपी के हिसाब से है ना, 100 रुपए पर एचपी प्रति माह, 100 रुपए पर एचपी प्रति माह। अगर 3 एचपी का पंप है तो उसको 100 रुपए के हिसाब से कितना, 300 रुपए प्रति माह देना पड़ेगा। सेकंड पंप में 200 रुपए पर एचपी प्रति माह, 200 रुपए पर एचपी प्रति माह, यानी 3 एचपी का अगर उसका दूसरा पंप है तो 200 इंटू 3 यानी आपको 600 रुपए प्रति माह देना पड़ेगा। और तीसरा पंप भी 3 एचपी का ही है तो 300 रुपए पर एचपी प्रति माह, तो 300 रुपए पर एचपी प्रति माह, 300 इंटू 3 यानी 900 रुपए आपको देना पड़ेगा। तो इस हिसाब से यहां पर यह बाध्यता कर दी गई कि अगर एक पंप है तो आप क्या करेंगे, 100 रुपए पर एचपी प्रति माह देंगे। अगर आपके पास दूसरा पंप है तो पहले पंप में तो 100 रुपए प्रति एचपी ही देंगे, दूसरे पंप में 200 रुपए प्रति एचपी प्रति माह देंगे। और अगर तीसरा पंप है या 3 से ज्यादा जितने भी पंप आ जाएं तो आपको 300 रुपए पर एचपी प्रति माह देना पड़ेगा तीसरे पंप के लिए। तो पहले पंप के लिए याद रखें 100 रुपए, दूसरे पंप के लिए 200 रुपए पर एचपी प्रति माह, तीसरे पंप के लिए 300 रुपए प्रति एचपी प्रति माह। 4 पंप आएगा तब भी 300 रुपए प्रति एचपी प्रति माह देना पड़ेगा। तो ऐसा कब कर दिया गया, अगस्त 2018 से ऐसा कर दिया गया। तो चलिए देखते हैं आगे। अब देखिए वर्ष 2021-22 में 2500 करोड़ रुपए का प्रावधान रखा गया था। 30 सितंबर 2021 की स्थिति में 5,81,000 इस योजना के हितग्राही हैं जिनको इस योजना के तहत लाभ मिल रहा है, 5,81,000। चलिए अब देखते हैं बीपीएल एकल बत्ती कनेक्शन योजना। तो बीपीएल एकल बत्ती कनेक्शन योजना के अंतर्गत पेपर में पूछा जाता है कि कितनी यूनिट बिजली उनको मुफ्त में दी जाती है। तो 30 यूनिट बिजली मुफ्त में दी जाती है, बीच में 40 यूनिट कर दी गई थी, फिर 30 यूनिट कर दिया गया। तो 30 यूनिट बिजली वर्तमान में मुफ्त में दी जाती किसको, एकल बत्ती कनेक्शन वालों को। यानी बीपीएल हितग्राही है तो उसको 30 यूनिट बिजली मुफ्त में देते हैं। अब 30 यूनिट के बाद वो जितना एक्स्ट्रा बिजली यूज करेगा, 30 यूनिट के बाद जितना एक्स्ट्रा बिजली यूज करेगा उसको उतना पर यूनिट के हिसाब से पैसा देना पड़ेगा। 30 यूनिट के बीच अंदर यूज किया तो पैसा नहीं देना पड़ेगा, 30 यूनिट से ज्यादा यूज करेगा तो 30 यूनिट तो फ्री रहेगी, उसके बाद जितना एक्स्ट्रा यूज करेगा उसको एक्स्ट्रा पैसा पर यूनिट के हिसाब से देना पड़ेगा। अगस्त 2018 में गवर्नमेंट ने इनको एक ऑप्शन दिया कि आप फ्लैट रेट में भी बिजली प्राप्त कर सकते हैं। जैसे कि अगर या तो आप 30 यूनिट तक बिजली मुफ्त में यूज कर लो, उसके बाद जितना भी होगा एक्स्ट्रा पैसा आपको देना पड़ेगा पर यूनिट के हिसाब से, या तो आप 100 रुपए हमको हर महीने दे दो, आपको अनलिमिटेड बिजली आप यूज कर सकते हो। 100 रुपए हमको दे दो, प्रति महीने आप अनलिमिटेड बिजली यूज कर लो। तो ये ऑप्शन दिया गया अगस्त 2018 में कि 100 रुपए पर माह के हिसाब से आप पैसा दो और अनलिमिटेड बिजली यूज कर सकते हो। कौन, बीपीएल वाले। क्लियर। तो अगर हम देखें 31 अगस्त 2021 की स्थिति में बीपीएल कनेक्शन की संख्या है 17.79 लाख। यानी 31 अगस्त की स्थिति 2021 की स्थिति में बीपीएल कनेक्शन कितने दिए गए हैं, 17,79,000 आपके बीपीएल कनेक्शन है। चलिए अगला देखते हैं, दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना, जिसका पुराना नाम राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना थी। तो दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना के अंतर्गत क्या किया जा रहा है, जो ग्रामीण क्षेत्र है, देखिए ग्रामीण क्षेत्र में आपको कृषि के लिए अलग बिजली देना पड़ रहा है। मतलब पहले क्या होता था, ग्रामीण क्षेत्र में एक ही फीडर होता था, एक ही केंद्र होता था और वहीं से कृषि के लिए भी बिजली दी जाती थी, घरेलू के लिए भी बिजली दी जाती थी। तो इसके क्या होता था कि विद्युत का जो आपका लोड है वो एक फीडर के ऊपर, या आप बोल सकते हैं एक प्रकार के ट्रांसफार्मर के ऊपर ज्यादा आता था। तो अब यहां पर एक अलग से योजना ला दी गई और दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना या राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना के अंतर्गत क्या किया गया कि
अब गांव में जो कृषि के लिए विद्युत दी जानी है उसको अलग फीडर कर दिया गया, और घरेलू उपयोग के लिए जो विद्युत दी जानी उसको अलग फीडर कर दिया गया, ताकि लोड कम हुए। तो ये लोड कम करने के लिए क्या योजना थी? दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना। या आप इसको, मैं एक सरल भाषा में, फीडर नहीं समझ रहे तो मैं एक सरल भाषा में आपको समझा देता हूं कि एक ट्रांसफार्मर है। पहले क्या होता था, एक ही ट्रांसफार्मर से दोनों को बिजली दे रहे थे। अब मतलब घरेलू के लिए भी, कृषि के लिए। अब क्या कर दिए, घरेलू के लिए अलग ट्रांसफार्मर बना दिए, और आपका जो कृषि कार्य करने के लिए अलग ट्रांसफार्मर बना दिए। तो कृषि कार्य के लिए दूसरे ट्रांसफार्मर से विद्युत जा रही है, घरेलू के लिए अलग, तो लोड कम हो जाता है। तो इसके लिए ये योजना है। ये चीज, मैं फीडर और ट्रांसफार्मर एक ही नहीं होता, मैं केवल आपको समझाने के लिए बताया हूं। चलिए अब देखते हैं, यहां पर एक योजना यहां पर मैं और आपको बता दे रहा हूं, विद्युत बिल हाफ योजना। जो बिजली बिल हाफ योजना है, जो कि आपका कब से चालू हुई थी? बिजली बिल हाफ योजना आपका 2019, बिजली बिल हाफ योजना 2019 से स्टार्ट हुई है। क्या हुआ है बिजली बिल हाफ योजना के अंतर्गत? इसमें जो घरेलू उपभोक्ता होते हैं उनको 400 यूनिट बिजली, 400 यूनिट बिजली हाफ रेट में दी जा रही है, हाफ रेट में दी जा रही है। यानी अगर मान लेते हैं कोई उपभोक्ता 600 यूनिट बिजली उपयोग कर रहा है, 600 यूनिट बिजली उपयोग कर रहा है, तो 400 यूनिट बिजली तक का उसका जो बिल आएगा वो आधा आएगा, और 200 यूनिट का पूरा आएगा, ये आप बोल सकते हो। यानी 400 यूनिट बिजली प्रयोग करने तक उसका बिल क्या हो जाएगा? आधा। तो जितना पर यूनिट होगा उसके हिसाब से बिल आधा हो जाएगा, और बाकी जो बची 200 यूनिट है उसमें पूरा बिल आएगा। तो दोनों को जोड़कर आपका बिल आता है। तो ये योजना बिजली बिल हाफ योजना, याद रखेगा 400 यूनिट बिजली तक आपको क्या दिया जाता है? बिजली बिल हाफ किया जाता है, और वो भी घरेलू उपभोक्ता के लिए, यानी घर में जो बिजली यूज हो रही है उसके लिए। चलिए अब देखते हैं विद्युत उपभोक्ता 2020-21 की स्थिति में राज्य में विद्युत उपभोक्ताओं की संख्या जो है 57,90,000 है। याद रखिए 2020-21 की स्थिति में विद्युत उपभोक्ता की संख्या 57,90,000। अब इस 57,90,000 में घरेलू उपभोक्ता है 51.50%। यानी 57,90,000 में से 51% जो उपभोक्ता है वो घर के लिए बिजली मांग रहे हैं। कृषि उपभोक्ता है 9.91%। गैर घरेलू मतलब जो दुकानों के लिए बिजली दी जाती है उसको गैर घरेलू बोलते हैं, 6.06%। औद्योगिक यानी उद्योगों के लिए 0.61% उपभोक्ता उद्योगों के लिए बिजली मांग रहे हैं। बीपीएल 31.92%, बीपीएल 31.92%। याद रखिए ये आंकड़ा 2020-21 के हिसाब से, 2020-21 के हिसाब से बीपीएल 31.92% उपभोक्ता थे जो विद्युत की मांग कर रहे थे। टोटल उपभोक्ताओं की संख्या 57,90,000। याद रखिएगा जो आप इकोनॉमिक सर्वे पढ़ रहे हैं वहां पर ये बीपीएल की जो परसेंट दिया है वो कम दिया हुआ है, ठीक है। बीपीएल आंकड़ा जो है वो गलत दिया हुआ है, मिस प्रिंट हुआ है। प्रशासनिक प्रतिवेदन पढ़ेंगे तो वहां पर आपको स्पष्ट हो जाएगा 31.92% है। चलिए अब देखते हैं विद्युत का कुल विक्रय। हाँ, एक चीज इसमें और याद रखिएगा कि विद्युत उपभोक्ताओं की संख्या में 1.95% वृद्धि हुई है। यानी 2019-20 में जितने विद्युत उपभोक्ता थे 2020-21 में 1.95% ज्यादा विद्युत उपभोक्ता हो गए हैं। यानी आप बोल सकते हैं लगभग 1.95% विद्युत उपभोक्ताओं की संख्या में वृद्धि हुई है। अब देखते हैं विद्युत का कुल विक्रय। यानी अब जो हमारी गवर्नमेंट है उसने लगभग आप बोलेंगे 23,000 मिलियन यूनिट बिजली उत्पादित की थी 2020-21 में। कितना? 23,000 मिलियन यूनिट बिजली उत्पादित की थी। अब उस 23,000 मिलियन यूनिट बिजली का कौन सा क्षेत्र ने कितना उपयोग किया है वो देख लेते हैं। तो घरेलू उपभोक्ताओं ने वो 23,000 मिलियन यूनिट बिजली में से 27.59% घरेलू उपभोक्ताओं ने यानी घरों में उस बिजली का प्रयोग किया है। कृषि क्षेत्र में 25.26% वो बिजली का 23,000 मिलियन यूनिट में से 25% आपका कृषि कार्य में उपयोग हुआ है। गैर घरेलू यानी दुकानों में 6.07%, औद्योगिक यानी उद्योगों में 34.77% बिजली का उपयोग हुआ है, और सार्वजनिक जो आपका सार्वजनिक जगहों पर जैसे स्ट्रीट लाइट लगती है ये सब वहां पर 2.39% बिजली का उपयोग हुआ है। तो सबसे ज्यादा बिजली का उपयोग करने वाला क्षेत्र कौन सा है? औद्योगिक, फिर घरेलू, उसके बाद कृषि, उसके बाद आपका गैर घरेलू, फिर सार्वजनिक। इसको क्रम से भी लगाने बोलता है। तो याद रखिएगा सबसे ज्यादा बिजली का उपयोग
औद्योगिक क्षेत्र में हो रहा है, उसके बाद घरेलू में, उसके बाद कृषि में, उसके बाद गैर घरेलू में, और सबसे कम सार्वजनिक यानी जो स्ट्रीट लाइट ये सब में विद्युत खपत होती है 2.39% है। तो इतनी चीजें आपको विद्युत से रिलेटेड है। अब इसी विद्युत के अंतर्गत एक चैप्टर जो होता है वो है आपका परिवहन का। तो उसके परिवहन से जो आंकड़ा आपको पढ़ना है ये क्या है, सड़कों की लंबाई कब तक, 3 मार्च यानी 3 मार्च नहीं, मार्च 2020 की स्थिति में छत्तीसगढ़ में कितनी सड़कों की लंबाई है वो देख लेते हैं। तो देख लीजिए, राष्ट्रीय राजमार्ग की लंबाई है 3526, यानी नेशनल हाईवे की जो लंबाई है छत्तीसगढ़ में मार्च 2020 की स्थिति में 3526 किलोमीटर। राज्य मार्ग यानी स्टेट हाईवे की लंबाई है 4137, 4137 किलोमीटर। मुख्य जिला मार्ग जो जिलाओं को जोड़ता है, डिस्ट्रिक्ट को जोड़ता है, उसकी लंबाई है 11581 किलोमीटर। ग्रामीण मार्ग एवं अन्य जिला मार्ग, गांव और जो छोटे छोटे मोहल्लों वल्लों में जो रोड होते हैं सबको जोड़कर 14146 किलोमीटर। तो अगर आपसे पूछा जाए कि छत्तीसगढ़ में किस प्रकार की सड़कें ज्यादा हैं, ग्रामीण मार्ग व अन्य जिला मार्ग को जोड़ने वाली सड़कें सबसे ज्यादा हैं 14146, उससे कम मुख्य जिला मार्ग को जोड़ने वाली, उससे कम राज्य मार्ग, और उससे कम आपका नेशनल हाईवे। तो टोटल कितनी किलोमीटर सड़कें हैं मार्च 2020 की स्थिति में, 33,390, 33390। देखिए 33639 जोड़ लीजिए 9 ही आता है, तो 33390 किलोमीटर आपकी सड़कें हैं। तो ये आपका चैप्टर है विद्युत चैप्टर या विद्युत एवं आधारभूत संरचना का चैप्टर। तो उम्मीद करता हूं कि आपको जितने भी चीजें यहां पर मैंने बताया वो क्लियर हो गया होगा। तो आज की क्लास हम यहीं पर एंड करते हैं, मिलेंगे अगले चैप्टर के साथ जल्दी। चलिए धन्यवाद।